दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने पंचमहल जिले के पावागढ़ में नव निर्मित महाकाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और नए मंदिर में ध्वजारोहण किया। पीएम ने कहा कि पावागढ़ सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। 11:30 बजे पीएम ने हेरिटेज फॉरेस्ट में यात्रा की। इसके बाद पीएम मोदी ने वडोदरा में 12 बजे गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लिया। पीएम ने 16 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। ब्रसेल्स में आयोजित भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौता वार्ता में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत डिजिटल दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आगे इनोवेशन और आईटी सेक्टर के साथ जुड़ना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हमने लैंगिक समानता, सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन मिशन पर काम किया। उन्होंने कहा कि यूरोप अत्याधुनिक तकनीक और बड़ा डेटा लाता है, जबकि भारत श्रम प्रधान क्षेत्रों में योगदान देता है। यूरोपीय यूनियन और भारत ने वैश्वीकरण को बहाल करने के लिए मिलकर काम किया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट कर कहा कि वीरों के लिए कोस्ट गार्ड और रक्षा मंत्रालय में भी 10% की छूट मिलेगी। धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। बता दें कि 14 जून को ही जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी और सीबीआई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से बुरे हालात हैं। असम के करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इससे करीब 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से 2 बच्चों समेत 9 और लोगों की मौत हुई है। राज्य में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। अफगानिस्तान के काबुल में कारते परवान गुरुद्वारे पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान आतंकियों ने वहां 2 बम विस्फोट किए और लोगों को बंधक बना लिया। आतंकियों के द्वारा की गई गोलीबारी में 2 की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। बता दें कि हमला 8:30 पर हुआ था। अफगान सैनिकों ने इस बीच गुरुद्वारे में रखी गई पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं सेना ने सभी हमलावरों को मार गिराया। इस बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये आतंकियों की कायराना हरकत है। उन्होंने कहा कि वे घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। केरल में सोने की तस्करी मामले में सीएम पिनराई विजयन का नाम आने के बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को राज्य में विपक्ष ने तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष ने मुख्यमंत्री विजयन के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के नेताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक मीर की हत्या कर दी। फारूक का गोलियों से छलनी शव उनके घर के पास धान के खेत में मिला है। लोगों ने बताया कि वे शुक्रवार देर शाम खेत में काम करने गए थे, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। एसआई फारूक अहमद मीर संबूरा पंपोर के रहने वाले थे। वे इन दिनों 23 बटालियन में तैनात थे। अधिकारियों ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। आतंकियों की पहचान और तलाश जारी है। इंदौर में 14 साल की लड़की के जबरन निकाह को लेकर दूल्हे और मौलवी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने अपनी बेटी के साथ क्षेत्र के एक युवक द्वारा डराने धमकाने, जबरन शादी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि बाल विवाह 4 जुलाई 2021 को हुआ था और तब दुल्हन की उम्र 14 साल तथा दूल्हे की उम्र 19 साल थी। बुधवार को दर्ज एफआईआर में युवक पर शादी के बाद नाबालिग लड़की को उसके घर में बंधक बनाकर रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप है। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संस्कृत भाषा में कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल सूचना का प्रसारण होने लगा है। इसके बाद से वाराणसी एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां पर संस्कृत में सूचना का प्रसारण किया जा रहा है।